क्या आपको भी 35(3) का नोटिस इशू हुआ है? 35(3) का एक नोटिस आता है, 35(3) BNSS लिखा हुआ होता है और ये कह दिया जाता है जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो ये अरेस्ट वारंट है। क्या ये अरेस्ट वारंट है? क्या आपको अरेस्ट किया जा सकता है? क्या आपको जेल हो सकती है अगर आपने इसको इग्नोर किया? ऐसी बातें की जाती हैं। इस नोटिस को पूरी तरीके से समझना आपको चाहिए। क्या इसको इग्नोर करने पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या आपकी नौकरी नहीं लग सकती? क्या 35(3) का नोटिस आने मात्र से ही आपको गवर्नमेंट जॉब में समस्या हो सकती है? सारी बातों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी तरीके का नोटिस अगर आपको आया है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको घर बैठे कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको नोटिस भेजे और उनके पास इतना टाइम हो कि किसी भी कॉमन मैन को, कॉमन सिटीजन को वो परेशान करें। बिल्कुल इस नोटिस को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी तरीके के नोटिस को। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए इन नोटिसों को देखकर? क्या हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हमें नोटिस क्यों दिया गया? क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से साइबर क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम की बातें हो रही हैं, क्योंकि लोगों को एक तो कम समझ में आ रहा है साइबर क्राइम, इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप अखबार में डेली आए दिन न्यूज़ पढ़ते हो, इसको अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट किया, ऐसे किया। आप मान के चलिए सबको 35(3) का नोटिस आया होगा। अब 35(3) का नोटिस क्यों आता है, कानून क्या है, सारी बातें एक एक करके समझते हैं। यहाँ तक इस बात पे भी मैं बताना चाहूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये तक कह दिया कि मर्डरर को रिफॉर्म किया जा सकता है, साइबर क्रिमिनल्स को रिफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन हर व्यक्ति को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति को डरने की आवश्यकता भी नहीं है। साथ ही साथ इस चीज़ को इतनी समझने की आवश्यकता है कि आखिर में हमें कंप्लाइंस किस चीज़ों की करनी है। 35(3) का नोटिस उन लोगों के लिए आता है साइबर क्राइम के केसेस में, जिनके दो तरीके के लोग हैं। एक वो व्यक्ति जिनके अकाउंट में फंड आया है, एक वो व्यक्ति जिन्होंने किसी के अकाउंट को किराए पर लेकर वो फंड डलवाया है। ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन का अकाउंट लिया, अकाउंट लेने के बाद उसमें फंड डलवाया और फ्रॉड के काम में उसका यूज़ कर लिया किसी और काम में, तो दोनों को नोटिस आ सकता है। अब क्या अकाउंट होल्डर की क्या लायबिलिटी, किस लेयर तक 35(3) का नोटिस आ सकता है? देखिए डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर, वो किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। यहाँ तक हमने देखा है ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे 35(3) का नोटिस सिर्फ 200 रुपये के लिए भी आ गया। कारण क्योंकि उनको चेन ट्रेस आउट करनी है। चेन ट्रेस आउट किस तरीके से करनी है कि आखिर में आपके पास 200 रुपये आए कहाँ से? क्योंकि अगर आप लेयर 2 में हैं और 200 रुपये आपके अकाउंट में आए हैं, तो लेयर 1 जिसने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है उसने 200 रुपये आपको डाले हैं, चाहे आपने गेम के माध्यम से लिए, चाहे ट्रेड के माध्यम से लिए, किसी भी तरीके से लिए, तो वो सिर्फ आपकी चेन सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए भी 35(3) का नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंस तो आपके अगेंस्ट में है ही। अब ये समझते हैं हम कि प्राइमा फेसी एविडेंस, 35(3) का नोटिस, कानून, इसकी इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ें ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक कानून है जो भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए बनाया गया है। इसी का एक सेक्शन है 35 सब क्लॉज 3 ऑफ द BNNS। इस नोटिस को इसलिए दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट में कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस मिला हुआ है। अब इस नोटिस के इशू होने के बाद आपको टाइम दिया गया 7 से 10 दिन का टाइम, और उसमें कहा गया कि आपको अपीयर होना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने। अगर आप नहीं अपीयर होते हैं तो 35 सब क्लॉज 6 की कार्रवाई होगी। 35 सब क्लॉज 6 एक टाइप ऑफ अरेस्ट वारंट होता है जो अरेस्ट करने से पहले दिया जाता है। घर वालों को इन्फॉर्म भी किया जाता है और ये दिया जाता है कि आपने 35(3) के नोटिस की कंप्लाइंस नहीं की। अब आप ये समझें कि 35(3) का नोटिस कब दिया जाता है। 35(3) का नोटिस 7 साल तक के ऑफेंसेस में दिया जाता है, यानी ऐसे अपराधों में आपका बैंक अकाउंट, सिम कार्ड या आपकी किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है जो 7 साल से कम की मैक्सिमम पनिशमेंट है, उन अपराधों के लिए दिया जाता है। सत्येंद्र कुमार अंतिल का एक जजमेंट है जिसमें कह दिया कि आप ऐसे अपराधों जो 7 साल तक के हैं किसी को अरेस्ट करने से पहले नोटिस देंगे। ये तो हमने सारी बात की अरेस्टिंग की, इन सब चीज़ों की, लेकिन क्या एक कॉमन मैन को भी कोई भी 35(3) का नोटिस आ जाए, क्या आपको डरना चाहिए? देखिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। 35(3) का नोटिस सिर्फ आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाने के लिए दिया जाता है, और ये तब दिया जाता है जब आप 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नोटिस को फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी ट्रेल में मान के चलिए मेरे पास कोई लेयर 3 में पैसा आया, लेयर 5 में मेरे पास पैसा आया और मेरे को 94 का नोटिस दिया, हालांकि लेयर 5 को, लेयर 3 को 94 का भी नोटिस नहीं आता है, लेकिन फिर भी दे दिया। उनको लगता है कि इस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये लगता है,
और उनको 94 का नोटिस दिया कि साहब आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं बाया मेल हमें भेज दीजिए, बाया पोस्ट हमें भेज दीजिए, किसी भी तरीके से हमें भेज दीजिए, सम्मन है आपके डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आपने 94 के नोटिस को इग्नोर कर दिया। आपने सोचा कि आप मेरा तो कोई क्या कर लेगा, मैं तो इसको जानता हूँ और उसको जानता हूँ। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति ऐसे नहीं मान रहा है, इनको अपीयर होने का एक नोटिस देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने अपीयर होने का एक नोटिस दे दिया। जैसे ही आपको 35(3) का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने नोटिस दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इग्नोर उसको करो या इग्नोर ना करो। कुछ लोग इसके लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। इसका जो प्रॉपर तरीका है वो क्या होना चाहिए वो हम समझते हैं। इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं और इस वीडियो को उसके बाद हम एंड करते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या होगा 35(3) के नोटिस का। 35(3) का जब भी नोटिस दिया जाता है, पहली बात तो आप ये समझें कि ये सिर्फ आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए दिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन जो साइबर के केसेस में अगर मैं प्रैक्टिकली इसकी बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन इसलिए कि लेयर 2, 3, 4, 5 में आपका पैसा आया, आपने एयर कंडीशनर बेचा, टीवी बेची, एक शॉपकीपर को भी आ सकता है, आपने किसी भी तरीके का क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो को कन्वर्ट करवाया, किसी भी एक्सचेंज पे किसी भी तरीके की आपने सर्विस ली, कोई भी किसी ने भी आपको पैसा दिया और उस लेयर में आपका अकाउंट आ गया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सिर्फ आपसे ये पूछ रही है, भाई साहब हमें सोर्स बता दीजिए कहां से आपके पास पैसा आया। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो डर जाइए, एक आप इग्नोर कर दीजिए, एक आप वहां जाके और उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए। इन्वेस्टिगेशन में सहयोग आप बाया वे ऑफ लेटर भी कर सकते हैं। साइबर के केसेस में प्रैक्टिकली ये होता भी है। और इसके साथ साथ भारतीय जो कानून है, जो नए कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हो उनको। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हो और ये बता सकते हो कि साहब ये पैसा मेरे पास ऐसे आया, आपके केस में मेरा किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मैंने कोई किसी भी तरीके का क्राइम किया है। और जब आपने क्राइम किया ही नहीं तो बेवजह आप डरते हो, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी आपको खुद को ही मजबूत बनना पड़ेगा कि इन नोटिसों को कितना सीरियसली लें, कितना नहीं लें। और रही बात उस व्यक्ति की जिसको लगता है मैंने कोई ना कोई क्राइम किया है, तो उसके लिए तो मेरी सलाह ये है कि उसको इस नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि मैं सिम ब्लॉक कर लूँगा, मोबाइल ब्लॉक कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सब है। जिस दिन चाहे अगर आप इन्वेस्टिगेशन से भागते हैं तो वो आपको अरेस्ट भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने एक्चुअल में क्राइम किया है। और जिन्होंने क्राइम नहीं किया, कोई शॉपकीपर है, किसी भी तरीके से कोई फंड आया है, किसी ने कोई क्रिप्टो बेची, कोई नहीं बेची, उस व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी यही चाहते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताओ आप जिसने आपको ये पैसा डाला, क्योंकि जैसे ही आप उस व्यक्ति का नाम बताते हैं असली कल्प्रिट वही होगा, आप नहीं होंगे। लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है और यही इसका सॉल्यूशन है। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपके विचार क्या हैं, आपकी राय क्या है, आपने ऐसा कभी कोई केस देखा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम आंसर करने का पूरा ट्राई करेंगे। या तो हम कमेंट में आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे, नहीं अगली वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर हम बनाएंगे कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों से और भी प्रैक्टिकल केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे।